जय श्री श्याम। सभी एग्रीकल्चर योद्धाओं को डिजिटल किसान क्लासेज में स्वागत है। सभी योद्धाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बिना समय गवाए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। जेट 2024 का पेपर बिल्कुल व्याख्या सहित समझाया जाएगा। देखिए किस प्रकार का पेपर आया था 2024 में, तो उसकी व्याख्या करते हैं। एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है। शिव सर और दिलराज जी सर भी आएंगे, तो देखते जाइए और आनंद के साथ बिल्कुल व्याख्या देखिए कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर जा रहा है। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि मृदा में ईसी 4 डेसीसाइमन मीटर -1 से कम, पीएच मान 8.5 से अधिक तथा ईएसपी 15% से अधिक है तो सही उत्तर चुने। जब आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपने 3 प्रकार की मृदाओं का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। पहली जो मृदाएं हैं वो लवणीय मृदाएं हैं, लवणीय मृदा। दूसरी जो मृदा है वो क्षारीय मृदा है, और तीसरी जो मृदा है वो लवणीय है, वह क्षारीय मृदाएं। देखिए इनके आपको साइन देखने हैं। ये जो सबसे पहले बात होती है अधिक की तरफ, लवणीय जो मृदाएं हैं उसमें जो ईसी होता है, जो विद्युत चालकता होती है, वो विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर -1 से क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए ये अधिक की तरफ। यदि पीएच मान की अपन बात करें तो पीएच मान क्या होता है, 8.5 से कम होता है। और यदि ईएसपी की अपन बात करें तो ईएसपी क्या होता है, जो सोडियम जो प्रतिशतता होती है वो 15% से क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। नेक्स्ट यदि सारी मृदा की बात करें तो उसमें इस सारी मृदा के अंतर्गत जो विद्युत चालकता होती है वो कम होती है, जो पीएच मान होता है वो ज्यादा होता है, और जो ईएसपी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। यदि लवणीय व सारी मृदा की अपन बात करें तो इसमें जो तीनों होता है वो क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा और ज्यादा। मतलब कि विद्युत चालकता भी ज्यादा होती है, पीएच मान भी ज्यादा होता है, और साथ ही साथ विनिमय सोडियम जो प्रतिशतता है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सीधा सीधा जो फंडा दिख रहा है आपको, अधिक कम कम और कम 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 और अधिक अधिक और अधिक की तरफ दिख रहा है। तो देखिए अब आपका आंसर कौन सा है। क्या एसी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर -1 से कम है? कम वाला साइन देखिए आप, कौन सा है, कम की तरफ। तो इसमें है नहीं, क्यों, अधिक की साइन अधिक की तरफ है, तो ये भी गलत है। इसका देखिए बिल्कुल कम है, ठीक है, साइन दिख रहा है आपको, कम की तरफ है। इसके बाद में पीएच मान क्या है, अधिक की तरफ दिख रहा है, तो ये अधिक की तरफ चल रहा है। और ईएसपी भी यहाँ पर क्या है, अधिक है, तो ये भी किसकी तरफ चल रहा है, अधिक की तरफ चल रहा है। तो आपका आंसर कौन सा रहा, ये। बाकी इनमें सब में क्या है, अधिक अधिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो आंसर देखिए क्या जा रहा है, सारी मृदाएं। कौन सा जा रहा है, सारी मृदाएं। बाकी ऑप्शन को क्या करना, आपको क्रॉस करना। क्लियर है, तो देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। गोल क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है, मतलब जो गोल क्रांति होती है वो किससे संबंधित है, कौन सी इनमें से किसके उत्पादन को प्रोत्साहन करती है। तो वो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फल उत्पादन। देखो फल उत्पादन क्रांति है, इसको सुनहरी क्रांति कहते हैं, सुनहरी क्रांति। दूसरा, फल उत्पादन से अपन शहद उत्पादन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उर्वरक उत्पादन की। इस उर्वरक उत्पादन को अपन दूसर क्रांति कहते हैं। कौन सी क्रांति, दूसर क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंडा उत्पादन, इसको रजत, कौन सी, रजत या पोलेट्री क्रांति कहते हैं। याद रखना है विशेष तौर से अंडा उत्पादन रजत क्रांति से। उसके बाद में आलू क्रांति होती है जिसको कहते हैं गोल क्रांति। कौन सी क्रांति कहते हैं, गोल क्रांति कहते हैं। तो आपका जो आंसर है वो आंसर देखिए कौन सा जा रहा है कि गोल क्रांति पूछा है तो किससे संबंधित हुआ, आलू उत्पादन से। बाकी ऑप्शंस को आपको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। बाकी ऑप्शन के भी आपके सामने आंसर है कि किसका क्या जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आया है। पोषक तत्वों का जो चैप्टर दिया हुआ है उसी एक सारणी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए पौधों के लिए बोरोन तत्व की अनिवार्यता की खोज निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से किसी एक वैज्ञानिक, मतलब पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने बोरोन तत्व की अनिवार्यता की खोज की है, तो वो कौन सा है? तो चारों ऑप्शन अपन देखते हैं। तो जे सेच्चे है जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक दी है, तकनीक, ठीक है, मतलब जल में पौधे उगाना स्टार्ट किया था इन्होंने, जल में पौधों को उगाना और हवा के माध्यम से पौधों को उगाना। तो सर्वप्रथम जो तकनीक आई है वो जे सेच्चे के द्वारा आई है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टीडी सासर के द्वारा। जो टीडी जो सासर है, इन टीडी सासर ने ऑक्सीजन और साथ ही साथ आपका कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर बात करते हैं एएल सोमर और साथ ही साथ सीबी लिपमैन की बात करते हैं। लिपमैन और सोमर जो है इन्होंने जिंको और साथ ही साथ किसको, कॉपर का दिया। बचा आपके पास कौन सा, के वेरीगटन। तो के वेरीगटन ने दिया कौन सा, बोरोन। कौन सा दिया, बोरोन दिया। अब आपके सामने जे सेच्चे ने हाइड्रोफोनिक्स, सासर ने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सोमर और लिपमैन ने जिंक कॉपर और वेरीगटन ने कौन सा दिया, बोरोन। अब आपका यहाँ पर क्या था, बोरोन की अनिवार्यता की खोज निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने की। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। बाकी को आपको क्या कर देना है भाई, क्रॉस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते जाइए, आनंद आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये भी कितना इजी क्वेश्चन है कि पौधों की शीर्ष स्तर कलियों, मतलब ऊपर वाली कलियों की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की जो ऊपर वाली जो कलियां होती है उसकी बात हो रही है, पर दिखाई देने वाली कमी के लक्षण मुख्यतः किसके कारण होता है। मतलब जो शीर्ष स्तर कलियों पर जो कमी के लक्षण जो दिखाई देते हैं वो कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण है। तो आपको बताया गया है, ऊपर की पत्तियों की बात कर रहे हैं, शीर्ष स्तर कलियों की बात कर रहे हैं, तो इनमें आपको बताया गया है कि कौन सा, कैल्शियम और ए और बी। कौन सा, कैल्शियम और बोरोन। तो डायरेक्ट आंसर देखिए कि कौन सा जा रहा है, कैल्शियम और बोरोन। बाकी को आपको क्या कर देना है, यहां पर क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। मटर के बीजों को निम्नलिखित जीवाणुओं के इनोकुलम में से किसी एक के उपचारित करना चाहिए। मटर के दानों को कोई एक ऐसा इनोकुलम है जिससे उपचारित करना चाहिए, तो कौन सा है। तो देखिए इसके सभी ऑप्शन देखिए। सबसे पहले राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम की बात करते हैं, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम में जो यूज करते हैं इसमें मटर करते हैं, मटर में उद्यान मटर में भी इसमें इसका ही करते हैं, जो सेम की फली आती है वो भी इसी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेलीलोटी की। तो मेलीलोटी का प्रयोग किया जाता है किसमें, रिंजका में। किसमें किया जाता है, रिंजका में किया जाता है। राइजोबियम जैपोनिकम की बात करें तो जैपोनिकम का किया जाता है सोयाबीन में। किसमें किया जाता है, सोयाबीन में किया जाता है। राइजोबियम फेजियोली की अपन बात करें तो फेजियोली का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, राजमा में करते हैं। किसमें किसमें करते हैं, राजमा में करते हैं। तो अब आपका आंसर देख लीजिए, मटर के बीजों को निम्नलिखित कौन सा इनोकुलम है जिससे उपचारित किया जाता है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। तो आंसर चल जाएगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। बाकी आंसरों को क्या कर देना है, यहां पर भाई क्रॉस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर्सन समझिए पहले, सबसे पहले कि संकरी पत्ती वाले कौन सी, मतलब ऐसा कोई आपको खरपतवार देखना है इसमें जिनकी क्या होती है, मतलब छोटी, मतलब बारीक बिल्कुल सकरी पत्ती रहती है। दूसरा आपको कि द्विबीज पत्र खरपतवार का सर्वश्रेष्ठ, मतलब खरपतवार भी कैसा होना चाहिए कि द्विबीज पत्र होना चाहिए, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो सकरी पत्ती की बात कर रहे हैं सबसे पहले एविना फेटवा। कौन सा, एविना फेटवा की बात कर रहे हैं। तो एविना फेटवा का क्या है, जंगली, सही, ठीक है। इसकी अपन पत्ती की बात करें तो इसकी जो पत्ती होती है वो सक्रिय होती है। कैसी होती है, सक्रिय होती है। लेकिन ये होता कैसा है, एक बीज पत्र होता है, ठीक है। इसके बाद में करते हैं साइप्रस डेक्टाइलोन और साइप्रस डेक्टाइलोन और साइप्रस रोटेंडस, ठीक है। साइप्रस डेक्टाइलोन और साइप्रस रोटेंडस, रोटेंडस, रोटेंडस की बात, ये होता है आपका मोथा,
कौन सा होता है? मोथा होता है। इसकी बात करें तो ये मोथा है जो सक्रिय पत्ती है, लेकिन होता कैसा है? एक बीजपत्री। कुछ जगह इसको द्विबीजपत्री भी माना गया। क्या माना गया? द्विबीजपत्री माना गया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चीनोपोडियम एल्बम। क्या करते हैं? चीनोपोडियम एल्बम। चीनोपोडियम एल्बम बथुआ का है। का बथुआ का। बथुआ चौड़ी पत्ती वाला है। कौन सा? चौड़ी पत्ती वाला। उसके बाद में इसकी बात करते हैं, जो बीज पत्र इसमें द्विबीज पत्र है, द्विबीज पत्री। नेक्स्ट बात करते हैं स्पुरगुल्ला अर्वेंसिस की बात करते हैं, ये सक्रिय पत्ती, और दूसरा ये द्विबीजपत्री। तो जो सर्वश्रेष्ठ इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आया अपने पास में, वो कौन सा आया? स्पुरगुल्ला अर्वेंसिस। सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है स्पुरगुल्ला अर्वेंसिस। ठीक है, बाकी को आपको क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक है? मतलब ऐसा कोई शाकनाशी है जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए नाशक है। ठीक है, उसका चुनाव करना है अपने को, और वो भी कौन सी फसल में? गेहूं की फसल में अपने को चुनाव करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिनोक्स फेनोक्साप्रोफ एथिल की बात करते हैं। तो ये जो शाकनाशी है ये सक्रिय पत्ती के लिए करते हैं। किसके लिए? सक्रिय पत्ती। और सक्रिय पत्ती की बात करें तो अपन किसका भी बात किए हैं? जंगली दही की, और साथ ही साथ फेलेरिस माइनर विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइक्लोफोप मेथाइल की बात करते हैं। तो डाइक्लोफोप जो मेथाइल है ये मुख्य रूप से दूब घास में होता है, और साथ ही साथ जो ग्रेमिनी कुल के जो वीड है, ठीक है, तो अपन खरपतवार कहते हैं, वीड, उसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो मेड जो सल्फ्यूरान मेथाइल होता है, मेड जो सल्फ्यूरान मेथाइल होता है, ये किसमें करते हैं? गेहूं में। किसमें? गेहूं में। और किसके लिए? चौड़ी पत्ती के लिए। तो आपका आंसर यहां पर मिल चुका है। कौन सा जा रहा है? मेड सल्फ्यूरान मेथाइल का प्रयोग किया जाता है। बाकी ऑप्शन यहां पर क्या कर देना आपको भाई? क्रॉस कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल देखो इजी क्वेश्चन आया है, सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि MPMS 17 का लोकप्रिय संकर है। तो सीधा सीधा कौन सा जा रहा है? बाजरा। कौन सा जा रहा है? बाजरा। तो राइट आंसर। बाकी को आपको क्या कर देना? क्रॉस कर देना। नेक्स्ट देखिए, गन्ने की अर्धसाली फसल महीने में बोई जाती है, तो मतलब 18 महीने वाली फसल। कितने महीने वाली? 18 महीने वाली। अर्धसाली की बात कर रहे हैं, अर्धसाली की बात कर रहे हैं, 18 महीने की बात कर रहे हैं। तो कौन से महीने में बोई जाती है? तो कौन सा महीने में बोई जाती है भाई? जुलाई और अगस्त में बोई जाती है। बाकी ऑप्शन को क्या कर देना है भाई? यहाँ पर क्रॉस कर देना। 18 महीने वाली की फसल की बात हो रही है, अर्धसाली की बात हो रही है, तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है। तो अर्धसाली का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जुलाई अगस्त में वापिस पूछा जा सकता है कि जुलाई अगस्त में कौन सी फसल बोई जाती है, तो ऑप्शन में आपको अर्धसाली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बिल्कुल इजी है कि मूंगफली में पोप फली मुख्यतः की कमी के कारण होता है। जहां कैल्शियम नहीं है वहां मूंगफली नहीं है, जहां कैल्शियम नहीं है वहां मूंगफली नहीं है। ये याद रखना है, जहां कैल्शियम नहीं है वहां मूंगफली नहीं है। तो पूछा गया है कि पोप फली में मुख्यतः की कमी के कारण होता है, मतलब फलियां, जो फलियां हैं मूंगफली की वो खाली रह जाती है। तो किस पोषक तत्व की कमी का कारण है? तो इसमें कौन सा पोषक तत्व है? क्या पोटेशियम है? नहीं भाई, कैल्शियम है। बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा है? कैल्शियम है। सी पोषक तत्व है, और बाकी ये भी नहीं है, बोरोन नहीं है और फास्फोरस नहीं। भाई कौन सा है? कैल्शियम नहीं, कैल्शियम है, जिससे क्या होता है कि मूंगफली की फलियां क्या होती है? खाली रह जाती है। ठीक है, इसकी कमी, कमी के कारण, किसकी कमी के कारण? अधिकता भी आ सकता है, तो ये याद रखना है, कैल्शियम की कमी के कारण मूंगफली में खाली रह जाती है। ठीक है, खोखली रह जाती है। नेक्स्ट देखिए, 11वां क्वेश्चन,
राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान NOFRI निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भाई कौन से राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है क्या? नहीं है। नेक्स्ट सिक्किम है, बिल्कुल राइट है, सिक्किम है। सिक्किम में कौन सी जगह है? तादोंग। कौन सी जगह है? तादोंग है। तादोंग में भी कौन सी? गंगोट। गंगोट कब बना ये? 16 मई 2016 को। ठीक है, याद रखना है। गंगोट कहाँ पड़ता है भाई? सिक्किम में पड़ता है। बाकी ऑप्शन को क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है, तो आंसर चल जाएगा कि पहला ऐसा राष्ट्रीय जो राज्य है जो जैविक खेती के लिए प्रचलित है पूरी दुनिया के अंतर्गत, तो वो कौन सा था? अपना सिक्किम था। कौन सा था? सिक्किम था। ठीक है, जैविक खेती के लिए तो याद रखना है तादोंग गंगोट 16 मई 2016 को इसकी स्थापना। नेक्स्ट देखिए, सीधा सीधा इसके सूत्र आपको देखना है भाई। सूत्र आ गया है कि जल की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में से किसी एक सूत्र के माध्यम से की जाती है। तो सूत्र देखिए, ये रहा, ईटी प्लस AL माइनस WSO के माध्यम से क्या की जाती है भाई? जल की आवश्यकता की गणना की जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। बाकी को आपको क्या कर देना है? यहाँ पर क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट देखिए, 12 हो गया, देखते जाइए और भी आगे क्वेश्चन है। दिलराज जी सर आने वाले हैं। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भाई सहकारी आंदोलन का जो जनक है वो किसको कहा गया है इनमें से? तो देखिए, सहकारी आंदोलन का जनक सबसे पहले अपन बात करें कि MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक, किसका जनक? कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया? स्वामीनाथन को। BP जो पाल है ये किसके? गुलाब के क्या थे? प्रजनक थे। गुलाब के क्या थे? प्रजनक थे। और ICR के क्या रह चुके हैं भाई? आईसीआर के महानिदेशक, ICR के महानिदेशक। नेक्स्ट बात करते हैं सर अल्फ्रेड होवार्ड की बात करते हैं। तो ये किससे है? जैविक खेती। किसके हैं? जैविक खेती के। और अब आपके पास में बचा कौन सा? सहकारी आंदोलन। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक निकोलसन। सहकारी आंदोलन का जनक देखिए, जो निकोलसन है, ये कौन सा? ये निकोलसन है। एक निकोलस और आता, एपर्ट निकोलस और आता है, जिसको फल एवं सब्जी संरक्षण का जनक कहा जाता है, डिब्बाबंदी का जनक बोला जाता है। याद रखना है विशेष तौर से, फल एवं सब्जी संरक्षण का जनक और डिब्बाबंदी का जनक किसको कहा जाता है? निकोलस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निकोलस को, जिसका नाम है एपर्ट निकोलस। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या है? निकोलसन आया है। कौन सा है? निकोलसन आया है। को कहा जाता है भारत में सहकारी आंदोलन का जनक। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? अपना फोर्थ होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छे से समझना है इसको। क्वेश्चन नंबर 14, आधारीय बीज के टेक का रंग है। भाई आधारीय जो बीज है उसके ऊपर जो टेक का रंग होता है वो कैसा होता है, कि किस प्रकार का जो टेग है, इसको अच्छे से समझिए। कितने प्रकार के बीज होते हैं भाई? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट, न्यूक्लियस। कौन सा? न्यूक्लियस सीड। कौन सा? न्यूक्लियस सीड, जिसको कहते हैं मूल केंद्रक बीज। कौन सा कहते हैं? मूल केंद्रक बीज। दूसरा जो सीड होता है वो कौन सा होता है? ब्रीडर सीड, जिसको क्या कहा जाता है? बताइए। प्रजनक, प्रजनक बीज कहा जाता है। तीसरा सीड बताइए। फाउंडेशन, फाउंडेशन सीड, जिसको अपन कहते हैं आधार बीज। कौन सा कहते हैं? आधार बीज कहते हैं। चौथा देखिए, पंजीकृत। पंजीकृत, तो इसको आप सबसे पहले
रजिस्टर्ड सीड लिखोगे आप, रजिस्टर्ड सीड। इधर करोगे आप पंजीकृत सीड या पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज। और नेक्स्ट होता है सर्टिफाइड। कौन सा होता है? सर्टिफाइड सीड, जिसको बोला जाता है प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज बोला जाता है। देखिए इनमें से क्वेश्चन वापस आ सकता है घूम फिर कर, क्वेश्चन क्या आएगा वो आप देखते जाइए। न्यूक्लियस जो सीड होता है, जिसको मूल केंद्र कहते हैं, इसमें शुद्धता, जो शुद्धता पाई जाती है, किसका कंटेंट देखना अपने को? शुद्धता का कंटेंट देखना है। इसमें कितनी पाई जाती है? 100% पाई जाती है। और जो टैग होता है वो बिल्कुल टैग नहीं होता इसके ऊपर। क्या नहीं होता? टैग नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीडर सीड की। ब्रीडर सीड जिसको प्रजनक सीड कहते हैं, इसकी भी जो शुद्धता मिलती है वो कितनी होती है? 100% होती है। लेकिन इसके ऊपर टैग होता है कौन सा? सुनहरे पीले रंग का। कौन से रंग का? सुनहरे पीले रंग का टैग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाउंडेशन सीड की। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसकी जो शुद्धता होती है 99.9% होती है। कितनी होती है? 99 से 99.9% होती है। और इसके ऊपर जो टैग होता है आधार बीज पर, वो कौन सा होता है? सफेद रंग का। कौन सा होता है? सफेद रंग का। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर्ड सीड की। इसके ऊपर जो टैग पाया जाता है वो बैंगनी रंग का होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं जो टैग होता है इसके ऊपर प्रमाणित बीज पर, नीले रंग का होता है। कौन सा होता है? नीले रंग का टैग पाया जाता है। अब देखिए प्रमाणित बीज इसके अंतर्गत से जो किसानों को दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है? ये भी याद रखना है। किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है भाई? प्रमाणित दिया जाता है। भारत के अंतर्गत कौन सा बीज नहीं बोया जाता? तो भारत के अंतर्गत जो बीज नहीं बोया जाता वो कौन सा बीज है? रजिस्टर्ड सीड है। कौन सा है? रजिस्टर्ड सीड है, जिसको पंजीकृत बीज कहते हैं। तो भारत के अंतर्गत जो बीज जो चलता है वो कौन कौन सा हुआ? न्यूक्लियस हुआ आपका, दूसरा आपका ब्रीडर हुआ, तीसरा आपका कौन सा हुआ? फाउंडेशन हुआ, और चौथा आपका कौन सा हुआ? सर्टिफाइड हुआ। विश्व की बात करें तो 5 प्रकार के बीज है। यदि अपन भारत की बात करें तो कितने प्रकार के बीज है? 4 प्रकार के बीज है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और किसानों को दिया जाने वाला जो सीड होता है वो कौन सा होता है भाई? सर्टिफाइड सीड होता है, जिसको प्रमाणित बीज कहते हैं। बच्चों इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है फाउंडेशन सीड का। फाउंडेशन सीड का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसकी जो शुद्धता पाई जाती है वो 99 से 99.9% पाई जाती है। तो आधारी बीज पर जो टैग है वो आप देख लीजिए कौन सा जा रहा है? सफेद रंग का। बाकी को आपको क्या कर देना है? यहाँ पर क्रॉस कर देना। बाकी इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन अपना, बाकी दिलराज सर आएंगे। डबल क्रॉस तकनीक द्वारा दी गई। भाई डबल क्रॉस जो तकनीक है वो किसके द्वारा दी गई? तो डबल क्रॉस तकनीक है, पहला ही अपना आंसर है डी एफ जोन्स के द्वारा दी गई। कब दी गई? 1920 में दी गई। और भारत के अंतर्गत यह तकनीक अपनाई जाती है भारत में। किसमें? भारत में। और ईएम ईस्ट और जीएम सुल, ईएम ईस्ट और जीएम सुल है जिन्होंने 1910 में तकनीक दी। और यह जो तकनीक है ये कहां पर अपनाई जाती है? अमेरिका में अपनाई जाती है। कहां पर? अमेरिका में। बाकी ये जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, तीसरा और फोर्थ है। बाकी ये किससे संबंधित है? ये जो तकनीक है ये सब किससे संबंधित है भाई? मक्का से संबंधित है। किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है, मेज से संबंधित है। याद रखना है विशेष तौर से। टीएफ जॉन्स और ईएम ईस्ट और जो सुल नाम की जो वैज्ञानिक है किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। तो ध्यान रखना अपना आंसर कौन सा जा रहा है यहाँ पर? डबल क्रॉस तकनीक पूछा है तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा डीएफ जॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हेक्टेयर आम आ गया। आम आते दिलराज जी सर आएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन दिलराज जी सर। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, जिससे आपको आपके एग्जाम से पहले 10 साल के हम मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं उनकी व्याख्या सहित, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। बात करते हैं अपने हॉर्टिकल्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इधर, 5 हेक्टेयर आम के षटकोणीय प्रणाली में 10 × 10 मीटर की दूरी पर
स्थापित किए जाने वाले बगीचे के लिए पौधों की संख्या की गणना कीजिए। तो पौधों की संख्या की गणना करनी है। देखो इसका जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है? सूत्र वो हो जाएगा एरिया बटावा स्पेसिंग। क्या? स्पेसिंग यानी क्षेत्रफल बटावा पौध दूरी। तो अपने जो क्षेत्रफल दे रखा है 5 हेक्टेयर, इधर कितना दे रखा है? क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, पौध दूरी दे रखी है 10 × 10 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें देखो सूत्र में रखते हैं। तो देखो ये जो एरिया है 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो 10,000। कितना? 10,000। ठीक है, तो पहले 1 हेक्टेयर का निकालेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा? इधर 10,000 बटावा 10 × 10 मीटर। ठीक है, तो इसका कितने आ गए? 100 पौधे। कौन सी विधि से आ रहे हैं ये? वर्गाकार विधि से। 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आ गए? 100 पौधे। तो अब इसमें देखो 5 हेक्टेयर का निकालेंगे तो 5 हेक्टेयर बराबर 5 × 100, तो कितने हो गए? 500 पौधे। ये किससे आए? वर्गाकार विधि से। पूछ किससे रहे? षटकोणीय विधि से यानी षटभुजाकार से। तो वर्गाकार विधि की तुलना में षटभुजाकार में वर्गाकार की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं? तो 15%। तो 15% अधिक लगते हैं। तो 100 का 15% तो 15 × 5, तो 75 पौधे और अधिक हो जाएंगे। तो 575 हो जाते हैं ये कुल पौधे। तो अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि 575 वाला कौन सा है। तो फर्स्ट में 115 है, ये नहीं होगा। 350 भी नहीं होगा, 425 नहीं होगा, और कौन सा होता है? 575। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं। दूसरा जो है उसमें देखो निम्नलिखित में से पपीता पपीता की गाइनोडायोसिस किस्म चुने। इन किस्मों में पपीता की गाइनोडायोसिस किस्मों के बारे में पूछा है कि कौन सी है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो पूसा नन्ना है वो डायोसियस है। डायोसियस किस्म है पपीता की। कौन सी? पूसा ड्वार्फ भी डायोसियस है। पूसा जॉइंट भी कौन सी है? डायोसियस है। तो पूसा डिलीशियस कौन सी है? गाइनोडायोसियस वेराइटी है पपीता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का देखो। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मूलव्रंत से। मूलव्रंत डोगरीज, मूलव्रंत का नाम है डोगरीज। डोगरीज मूलव्रंत किससे संबंधित है? यानी कौन सी जो फल है या कौन सा जो फल है उसमें डोगरीज मूलव्रंत काम में लिया जाता है? खजूर में नहीं लिया जाता, अंगूर में लिया जाता है डोगरीज। अंगूर का जो मूलव्रंत है उसका नाम क्या है? डोगरीज। फिर आगे आ जाओ। सेब, सेब है जो जिसमें एम13। मौसमी में कर्णिकटा, जट्टिकटा जितने भी है वो सभी रफ लेमन वगैरह काम में लेते हैं। तो अब इसका जो आंसर जाता है वो डोगरीज मूलव्रंत किसके लिए आया है? यहाँ अंगूर के लिए। तो राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? अंगूर। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है देखो आगे। अगला जो क्वेश्चन आया है गुलाब से। चेती गुलाब का वैज्ञानिक नाम है। देखो किसका नाम पूछ रहा है? चेती गुलाब का। ऑप्शन पे बात करते हैं। रोजा डेमेसिकना या डेमेसियाना भी होता है। देखो ये किसका है? चेती गुलाब का। किसका है ये? चेती गुलाब का। रोजा इंडिका ये अपने जो देसी गुलाब होता है उसी का ये नाम है, रोजा इंडिका। फिर है रोजा चाइनेंसिस, ये कौन सा है? चाइनीज या चाइना गुलाब, ये चाइनीज गुलाब का है। ठीक है, आगे जो है रोजा बोर्बियनियाना, तो ये बोर्बियाना गुलाब का है। तो अपने जो क्वेश्चन में पूछा है वो कौन सा है? चेती गुलाब का कौन सा है? तो चेती गुलाब गुलाब का है रोजा डेमिस्केना। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो। अगला जो क्वेश्चन आया है वो प्याज से आया है। प्याज में भी कौन सा? खरीफ प्याज की बुआई का समय। ठीक है, उत्तर भारत में खरीफ प्याज की बुआई, खरीफ प्याज की बीज की बुआई का समय है। समय पूछा है। देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फरवरी मार्च, ये नहीं होगा। दूसरा है मई जून, इसी में ही खरीफ प्याज की क्या की जाती है? बीज की बुआई की जाती है।
थर्ड है जुलाई अगस्त, इसमें क्या करते हैं, पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार होने के बाद में इसका क्या करते हैं, रोपण कर देंगे। इसमें नवंबर दिसंबर भी नहीं होगा इसका, तो इसका जो आंसर जाता है वो कौन सा है, मई जून। ठीक है, नेक्स्ट आगे का जो क्वेश्चन है, देखो आगे, असत्य युग्म बताना है। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, यानी जो ये दे रखी है जितनी भी एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं उसका कौन सा संबंध नहीं है वो बताना है। देखो ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर होता है सब्जी उत्पादन से, ये सही है। एपीकल्चर मशरूम उत्पादन, ये सही नहीं है। उसके बाद में विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से होता है, ये सही है। सिट्रीकल्चर संतरा और नींबू, जितने भी नींबू वर्गीय जो उत्पादन होता है वो कौन सा होता है, सिट्रीकल्चर। तो इसमें जो असंगत जो युग्म है वो कौन सा सही हो जाएगा, एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है, जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो एपीकल्चर में आती है। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बेल शुष्क क्षेत्रों में भूदृश्य निर्माण के लिए उपयुक्त है, यानी क्लाइमर बतानी है जो कौन सी शुष्क क्षेत्र में भूदृश्य निर्माण के लिए लगाई जाती है। देखो डेलोनिक्स रेजिया, ये नहीं है। मधुका लेटिफोलिया, ये भी नहीं है। केसिया फिस्टुला, ये भी नहीं है। आगे देखो बोगनविलिया ग्लेब्रा, ये सही है इसका आंसर। तो फोर्थ वाला जो आंसर है बोगनविलिया, ये लगाई जाती है। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रोज का आया है। देखो ये क्वेश्चन बहुत विवादित भी रहता है, डिलीट भी होता है। इसमें टी रोज में बडिंग तथा प्रूनिंग का उपयुक्त समय क्रमशः है। तो टी रोज में बडिंग व प्रूनिंग का उपयुक्त समय क्रमशः है। तो देखो बडिंग जो की जाती है वो फरवरी माह में, और जो प्रूनिंग जो चलती है वो अक्टूबर से जनवरी माह, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अक्टूबर से जनवरी माह दे रखा है उसके अंदर। तो ये ऑप्शन कौन से में बैठ रहा है, देखो बडिंग दोनों फरवरी माह में, ये नहीं होगा। फरवरी माह में तो बडिंग, और उसके बाद में प्रूनिंग कौन से, अक्टूबर, तो ये अक्टूबर से जनवरी। ठीक है, उसके बाद दोनों अक्टूबर में, ये भी नहीं होगा। अक्टूबर व फरवरी, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। टमाटर की किस्म नहीं है, किससे आया है, टमाटर की किस्मों से आया है क्वेश्चन, और वो भी कौन सी नहीं है बताना है कि निम्नलिखित में से टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है। ठीक है, अर्का रक्षक टमाटर की किस्म है। अर्का सम्राट भी टमाटर की किस्म होती है। अर्का अभेद, ये भी है अभेद टमाटर की किस्म है। अर्का मोइनी, ये मिर्च की किस्म है। किसकी है, मिर्च की। इसीलिए इसमें कौन सा किस्म नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो कौन सा है, अर्का मोइनी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, GC4 एक महत्वपूर्ण किस्म है। GC4, देखो ये आई स्पाइस में से, GC4 एक महत्वपूर्ण किस्म है। ये GC जो 4 है ये किसकी किस्म है, जीरे की। ठीक है, तो इसमें जीरा है। धनिए की जितनी भी जो वैरायटी आती है वो लगभग RCR सीरीज से आती है। ठीक है, पपीता जैसे पूसा नन्ना पूसा जॉइंट। ठीक है, कस्तूरी मेथी की RMT सीरीज से चलेगी मेथी। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाता है कौन सा, GC4 जीरा। ठीक, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद से आया है। देखो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये अमरूद का। अमरूद की किस किस्म का गूदा लाल होता है, यानी अमरूद को काटने पर गूदा कैसा दिखाई दे, लाल। ठीक है, तो वो कौन सी किस्म है, देखो पहला है सरदार, ये नहीं है। ललित एक अमरूद की किस्म है जिसका क्या होता है, गूदा लाल निकलता है। बाकी दोनों नहीं है इसका आंसर। ठीक है,
आगे का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नर खजूर की कौन सी किस्म है? किसकी पूछा है? नर खजूर की। नर खजूर की कौन सी किस्म है? जगलील नहीं है, चिपचैप नहीं है, खलास नहीं है, ये कौन सी है? घनामी। घनामी, मदसिरी, ये दोनों वेराइटियां कौन सी है? नर खजूर की। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन अंगूर से है। ठीक है, तो देखो इसमें अंगूर के आकार को बढ़ाने के लिए किस पादप वृद्धि नियामक का अधिकतर उपयोग किया जाता है? यानी फलों का आकार बढ़ाने में किस पादप वृद्धि हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो इसमें दे रखा है, पहला IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये प्राकृतिक ऑक्सीजन का भाग है। NAA ये नेप्थलिक एसिटिक एसिड होता है, जो क्या करता है? फूलों को जड़ने से रोकता है। GA3 ये क्या करता है? फलों का आकार बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? GA3। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? रूटिंग हार्मोन। ठीक है, रूटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ये जड़ फुटान में सहायक होता है। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डेलीमीटर टेस्ट क्यों करते हैं? डेलीमीटर टेस्ट क्यों करते हैं? देखो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, जेली में अंतिम बिंदु के निर्धारण के लिए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिम बिंदु का निर्धारण किससे करते हैं? रेफ्रेक्टोमीटर से। किससे? रेफ्रेक्टोमीटर से करते हैं। सीट से, सीट टेस्ट, बीकर टेस्ट, इनसे किया जाता है। आगे देखो दूसरा ऑप्शन है, निचोड़ में पेक्टिन मात्रा के लिए। हाँ, पेक्टिन मात्रा के लिए किसका उपयोग करते हैं? डेलीमीटर का उपयोग करते हैं। शर्करा के परीक्षण के लिए नहीं किया जाता। उपरोक्त सभी ये नहीं है, तो इसका जो आंसर, राइट जो आंसर जाता है वो कौन सा? सेकंड। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समय से पहले जेम, समय से पहले जेम, क्या पूछा है? जेम जमने का कारण है, यानी जेम समय से पहले क्यों पक जाता है? तो देखो इसमें दे रखा है, कम TSS के कारण, ये सही है, इसी के कारण जमता है। उच्च शर्करा, और उच्च शर्करा अधिक होगी तो ये क्या हो जाता है? उससे पहले ही ये जल्दी जल्दी जम जाएगा, जमेगा ही नहीं। आगे देखो, कम पेक्टिन का जेम में कोई रोल नहीं होता, खटास का भी नहीं है। जो इसका जो आंसर जाता है कम TSS का, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही है। पहला जो है, हेपेटाइटिस मतलब केवल एक जीन, लौकी में जीनोटाइप के बीच एक अंतःक्रिया है, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा जो दे रखा है इसमें, हेपेटाइटिस का मतलब दो अलग अलग जीन लौकी में जीनोटाइप के बीच एक अंतःक्रिया है, ये भी नहीं है। तीसरा है, हेपेटाइटिस मतलब एक जीन लौकी में जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच की अंतःक्रिया है, नहीं है ये भी। चौथा जो ऑप्शन है ये सही है, हेपेटाइटिस का मतलब होता है दो अलग अलग जीन लौकी में जीनोटाइप के बीच की एक अंतःक्रिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है जो एनिमल हस्बेंड्री के हैं, और इसको सॉल्व करवाने के लिए शिव सर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आइए शिव सर।
सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज अपने जो पेपर के ऊपर चर्चा चल रही है वो 2024 जेट एग्ज़ाम को लेकर चल रही है और डिजिटल किसान क्लासेस का मुख्य जो उद्देश्य रखा गया है और पेपर जो हल कराने का मुख्य उद्देश्य है, इन क्वेश्चनों से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि 27 जून को आगामी आने वाले जो जेट का पेपर है उसमें कई पुराने क्वेश्चन पेपरों से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसके लिए डिजिटल किसान क्लासेज आपके लिए मेहनत कर रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहें। तो अपने एनिमल हस्बेंड्री के 2024 वाले पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। उन 9 क्वेश्चनों में अपन चर्चा करेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर, ऊँटों में ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के कारण होने वाली बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है। यानी कि ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई एक रोगजनक का नाम है, उसके माध्यम से अपने जो गाय भैंस भेड़ बकरी जो पशु हैं उनके अंतर्गत कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो देखो, नगाड़ा ये किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। इसका आंसर क्या माना जाएगा? सर्रा। और सर्रा जो रोग होता है ये ऊँटों के अंदर मुख्यतः होता है और ऊँटों के अंदर सर्रा रोग किस रोगजनक के कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के द्वारा होता है। और ऊँटों में जो सर्रा रोग होगा, इस सर्रा रोग का एक और उपनाम है, इसे त्रिवर्षा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? त्रिवर्षा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या जाएगा? सर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। कौन सा पदार्थ विटामिन ए का सबसे प्रबल प्रीकर्सर है? यानी कि विटामिन ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? विटामिन ए। तो विटामिन ए में देखो, ए कैरोटीन गलत है, वाई कैरोटीन गलत है। आंसर क्या माना जाएगा? बीटा कैरोटीन। क्या माना जाएगा? बीटा कैरोटीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस कुक्कुट नस्ल को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है? देखो, अपने सामने काला मासी के नाम से या काले मांस के लिए किस नस्ल को जाना जाता है, इस पर थोड़ा सा समय लूंगा। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि काला मासी के नाम से। देखो, काला मासी की बात की जाए तो इसकी 2 नस्लें मानी जाती है। एक तो आती कड़कनाथ और दूसरी मानी जाती गागस या खागस। ये दोनों जो नस्लें हैं, इन दोनों नस्लों को काला मासी के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? सुने, इन दोनों नस्लों में शरीर के अंदर एफी या आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसकी मात्रा एफी या आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसका मांस काले मांस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काले मांस के नाम से भी। तो काला मासी के नाम से कड़कनाथ व गागस 2 नस्लों को जाना जाता है। परंतु याद रहे कि सफेद मांस, मुर्गियों का जो मांस होगा, मुर्गियों का जो मांस होगा वो सफेद होगा। कैसा होगा? सफेद। जेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु व पक्षी का मांस कैसा होता है? सफेद होता है। तो सफेद किसका होता है? मुर्गियों का। जबकि मुर्गियों में 2 नस्ल ऐसी है, कड़कनाथ व गागस। इनके शरीर में सबसे ज्यादा एफी या आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इन नस्लों का मांस कौन से रंग का कहलाता? काले रंग का। और काले रंग का होने के कारण ही इन्हें क्या नाम दिया गया? काला मासी। क्या नाम दिया गया? काला मासी। याद रहे, अन्य मुर्गियों के मांस को कहते हैं चिकन। क्या कहते हैं? चिकन। जबकि इन दोनों मुर्गियों के मांस को कहते हैं टेंडर। क्या कहते हैं मित्रों? टेंडर। क्लियर? चले नेक्स्ट। तो इसमें क्या जाएगा काला मासी के लिए? अपने आंसर ऑप्शन में कौन बेटा है? कड़कनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। साइलेज निर्माण के लिए
काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। एग्रीकल्चर लेक्चरर 2026 में पूछा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 में सेम क्वेश्चन आया। देखो क्या बोल रहा है, साइलेज निर्माण के अंतिम उत्पाद में होना चाहिए, यानी कि जो साइलेज निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर अंतिम उत्पाद जब अपने पास साइलेज तैयार होकर कंप्लीट हो जाए, उस स्थिति में उसमें पीएच मान कितना होना चाहिए। तो सबसे जो उत्तम किस्म का साइलेज होगा, कौन सी किस्म का? उत्तम किस्म का जो साइलेज होगा उसमें 3.5 से लेकर 4.2 पीएच के साथ एसिड कितना होना चाहिए? 2.4%। तो इसका आंसर क्या जाएगा मित्रों? 3.5 से लेकर 4.2 पीएच मात्रा किस में होनी चाहिए जो साइलेज अपन ने निर्मित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आमतौर पर मवेशियों को खिलाया जाने वाला गैर फलियों वाला चारा कौन सा है? देखो यहां पर गैर फलियां पूछे तो ठीक, दलहनी पूछे तो ठीक, अदलहनी पूछे तो ठीक। गैर फलियों का मामला यानी कि यह कौन सी फसल होनी चाहिए? अदलहनी। यानी कि अदलहनी जो भी फसल होगी वही इसका आंसर माना जाएगा। अब देखो गैर फलियों वाली यानी कि ऐसी फसल या ऐसा पौधा जिसमें किसका निर्माण नहीं होता हो? फलियों का। तो देखे लोबिया दलहनी फसल है, बरसीम चारा और दलहनी दोनों के अंतर्गत आता है, तो ये भी आंसर क्या चला जाएगा? गलत। सोयाबीन दलहनी फसल है, गवार दलहनी फसल है। यहां तो साफ ही लिख दिया, यहां पर तो साफ ही लिखा है क्वेश्चन में कुल्थी दाल तथा सनहेम, तो ये भी ऑप्शन क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। जवार दलहनी फसल है क्या? नहीं है। मक्का दलहनी फसल है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन को देखते हुए अपना आंसर क्या माना जाएगा? जवार एवं मक्का दोनों फसलें ऐसी है जो अदलहनी है। तो ये क्या पूछ रहा है? आमतौर पर मवेशियों को खिलाए जाने वाली गैर फलियों वाली चारा या फसल है, तो क्या जाएगा? जवार और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। मेमनों में एंजियोटिक एटेक्सिया या स्क्रैब की बीमारी आहार में कौन से खनिज लवण की कमी के कारण होती है? यानी कि जो छोटे मेमनों होते हैं उनको अपन जो भी संतुलित आहार के रूप में खिलाते हैं या आहार जो भी दे रहे हैं उसके अंदर कौन से खनिज तत्व की कमी होने पर उन छोटे मेमनों में एंजियोटिक एटेक्सिया या स्क्रैब रोग उत्पन्न होता है? तो वो किसके कारण होता है? तांबे के कारण। किसके कारण मित्रों? तांबे के कारण यह रोग छोटे मेमनों के अंदर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रोमंथी पशुओं के क्लासिफिकेशन में आप पढ़ोगे कि पशु दो प्रकार के होते हैं, एक तो जुगाली करने वाले और दूसरे होते हैं बगैर जुगाली वाले। तो ये बात कर रहा है रोमंथी पशु। रोमंथी पशु यानी जुगाली करने वाले पशु। रोमंथी पशुओं में किण्वन की प्रक्रिया में पैदा होने वाली अत्यधिक गैसों के कारण रुमेन में होने वाले असामान्य फैलाव को क्या कहते हैं? जो रुमेन के अंदर असामान्य फैलाव होगा उसको क्या कहेंगे? रूमिनल टिम्पेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूमिनल टिम्पेनी। इसी के साथ में आपको यहीं पे एक क्वेश्चन और बता देता हूं। कई बार एग्जाम में आता है कि पशुओं के आमाशय का पीएच मान होता है या रुमेन का, कई बार रुमेन भी दे देता। रुमेन पशुओं का संग्रहण केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? संग्रहण केंद्र। तो आपको याद होना चाहिए कि आमाशय या रुमेन में कई बार क्वेश्चन के अंदर पीएच मान पूछ लेता है, तो अपने को क्या याद रखना है? 6.8 पीएच होता है। कितना होता है? 6.8। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साथ में चर्चा में आए इसलिए बात कर ली मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मवेशियों में, ये तो भाई हाईलाइट क्वेश्चन है जेट का। मवेशियों में खुरपका मुंह पका रोग किसके कारण होता है? यानी कि खुरपका जो मुंह पका रोग है, एफएमडी रोग की बात चल रही है यहाँ पर। एफएमडी रोग ऐसे देखा जाए तो एओसी सेट की 7 प्रजातियां भारत के अंदर रोग को उत्पन्न करती है। कितनी प्रजातियां? 7 प्रजातियां इस रोग को उत्पन्न करने का कार्य करती है और एओसी सेट इस रोग जनक का विषाणु का नाम है और इसी को क्या कहा जाता है? एप्थोवायरस।
एओसी सेट की जो 7 प्रजातियां पाई जाती है इसी को क्या कहा जाता है? एप्थोवायरस। तो एफएमडी रोग पशुओं के अंदर किसके माध्यम से होता है? एप्थोवायरस के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन पर बात करते हैं। भेड़ों में एंट्रोटॉक्सीमिया की बीमारी किसके कारण होती है? भेड़ों के अंदर एंट्रोटॉक्सीमिया की जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? एंट्रोवायरस गलत है। बेसिलस एंथ्रेक्सिस, इसके द्वारा तो एंथ्रेक्स होगा भाई। कौन सा रोग होगा? एंथ्रेक्स रोग, जिसमें पशुपालक या ऊन उतारने वाले व्यक्तियों में ऊल शोल्डर होती है, एंथ्रेक्स। यह है कोरिने बैक्टीरियम रेक्टल, यह भी गलत है। तो आंसर क्या चला जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस के द्वारा कौन सा रोग होता है भेड़ों के अंदर? फिड़किया रोग। कौन सा रोग होता है? फिड़किया। तो यहाँ पर अपन चर्चा किसकी कर रहे थे? फिड़किया रोग की। यानी कि क्या पूछ रहा है? एंट्रोटॉक्सीमिया की बीमारी किसके कारण होती है? तो इसका आंसर क्या माना गया? क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस। यानी कि रोगजनक का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस। जुड़े रहिए डिजिटल किसान क्लासेस से। हमारा मुख्य उद्देश्य आगामी जो 2026 वाला जो 27 जून को एग्जाम होने वाला है उस पर आने वाले जो आपके क्वेश्चन हैं ये पुराने पेपरों से कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए इससे पूर्व वाली क्लास में हमने 2025 का पेपर हल करवाया था। आज अपना 2024 वाला पेपर भी एंड हो गया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको 2023 वाला पेपर भी हल करवाएंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार की आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।